हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डी टीचर अकेडमी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सामाजिक विज्ञान के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर में लिखा है सब्सक्राइब बटन, उसको प्रेस कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे, अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कर दें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हम यहाँ पे क्वेश्चन लिए हैं, आपको जियोग्राफी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सोशोलॉजी सब्जेक्ट से जो लोग टीजीटी का फॉर्म भरना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो बात बताने वाला हूँ, आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कहने जा रहा हूँ। बहुत से लड़के इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो एग्जाम में क्रैक नहीं कर पाते हैं और वो टीचर लाइन में करियर नहीं बना पाते हैं। तो जो बात मैं बोलने जा रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से सुनिए, भले वीडियो देखें या ना देखें उससे मेरा फर्क नहीं पड़ने वाला, बट जो बात बोलने वाला हूँ आप लोगों के बहुत हेल्पफुल होने वाला है। फ्रेंड्स, मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, कोई भी यूट्यूबर आपको ये चीज़ बताने का कोशिश नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात है, आपको सोशोलॉजी में 4 सब्जेक्ट होते हैं: हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी और सिविल्स। 4 सब्जेक्ट होते हैं, आपको पता होगा। किन्हीं 2 सब्जेक्ट आपको ग्रेजुएशन में होगा, आप उसी सब्जेक्ट से टीजीटी का एग्जाम दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 63 क्वेश्चन पूछा जाता है, हर सेक्शन से 63 क्वेश्चन, और इससे 62 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पे आप 62 और प्लस 63 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका 125 हो जाएगा, आपको पता होगा। और 125 क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में पूछा जाता है। तो आपको किसी 2 सेक्शन को चुनना होगा, चाहे हिस्ट्री जियोग्राफी चुन लीजिए, चाहे हिस्ट्री सिविल्स चुन लीजिए, चाहे इकोनॉमिक्स जियोग्राफी चुन लीजिए, इकोनॉमिक्स सिविल्स चुन लीजिए। आपको 63 और 62 चुनना होगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और कोई स्टूडेंट हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स चुन रहा है, 63 क्वेश्चन चुन रहा है, तो आपका 126 क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपको एक क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा, तभी आप 125 क्वेश्चन कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और मैं कोई स्टूडेंट 62 चूज करता है तो आपको इसमें से एक क्वेश्चन करना पड़ेगा, तभी आपका 125 क्वेश्चन होगा। अगर मैं आपको समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको जो बता रहा हूँ कोई यूट्यूबर बताने वाला नहीं है, और यही कारण है कि जो एग्जाम में बच्चे जाते हैं तो बिल्कुल पेपर में उलझ जाते हैं, कौन सा सॉल्व करूँ, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व ना करूँ, और बिल्कुल वहीं उलझने का कारण है कि वो क्रैक नहीं कर पाते हैं। सोशियोलॉजी की बात करने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जानना बहुत आप लोगों की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि आपका जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है बिल्कुल उसी को आप टारगेट रखिए और उसी सब्जेक्ट को पढ़िए। और यहाँ पे 4 जो सब्जेक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, आप चारों सब्जेक्ट को पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2 ही सब्जेक्ट, मान लीजिए आप ग्रेजुएशन में जियोग्राफी और सिविल्स है तो आप जियोग्राफी सिविल्स ही पढ़िए। इसी से आपको वहाँ पे टारगेट करना है पेपर में, ये नहीं कि आप इसको टच करना है। आप 62 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ये क्वेश्चन आप हिस्ट्री से ले लीजिएगा, 125 नंबर का हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। अभी वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को बैक कीजिए, फिर जो मैं बोल रखा हूँ उसको स्टेप बाय स्टेप सुनिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ओके फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सा विश्व स्तरीय पर्यावरण समस्या नहीं है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। वन अपरोपण है, ये पर्यावरण समस्या नहीं है। और ऑप्शन नंबर ए की बात कर रहे हैं तो ओजोन परत का संरक्षण। तो जैसे आपको पता है कि अल्ट्रावायलेट किरणें जो धरती पर आती है तो मनुष्य के शरीर पर पड़ने के बाद से चर्म रोग हो जाता है, और वहीं पेड़ पौधों पर पड़ता है तो ये पर्यावरण समस्या हो जाता है। तो ये तो रॉन्ग हो गया, ऐसे नहीं होगा। ओजोन अम्लीय वर्षा के बारे में आप जानते हैं, जो ताजमहल को देख रहे हैं कि जो कलर सफ़ेद है वो पीला होता जा रहा है, ये अम्लीय वर्षा के कारण ही है। अम्लीय वर्षा से भी पर्यावरण पर हानि पहुंचता है। तो अम्लीय वर्षा कैसे होता है? जैसे आपको पता होगा कि मोटर वाहनों में जो गैस निकलती है SO2, आपको पता होगा सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, तो ये क्या जल में ऑक्सीकरण करने के बाद से H2SO4 हो जाता है, यानी कि समफिलिक अम्ल हो जाता है। और ये बारिश जब होता है तो उसके साथ ही धरती पर आने के कारण ये पर्यावरण समस्या हो जाता है। और यही कारण है, इसी के कारण है H2SO4 जो समफिलिक अम्ल है, इसी के कारण क्या होता है कि ताजमहल का कलर जो पीला होने लगता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और कांच गिरे प्रभाव जो है इसके बारे में बता देना चाहता हूँ। आप ग्लोबल वार्मिंग पढ़े होंगे बीएड में भी, चाहे जियोग्राफी से आप ग्रेजुएशन किए हैं उसमें भी पढ़ोगे। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि जब धरती पर ज़्यादा तापमान सूर्य के प्रकाश से आता है तो उस जो ग्लेशियर है वो पिघलने लगता है और समुद्र का जो जल स्तर बढ़ने लगता है, जिसके कारण जो तटीय क्षेत्र है वो डूबने लगता है। इसके कारण से ये पर्यावरण का हानि होता है, पर्यावरण समस्या है एक तरफ से, तो ये भी नहीं होगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ जानकारी की वजह से, कि वैज्ञानिकों का मानना है कि 2060 तक भारत का जो दक्षिण साइड में इंदिरा पॉइंट है वो 2060 तक डूब जाएगा ग्लोबल वार्मिंग के कारण, क्योंकि जब समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक उसको डूबना ही है। तो यही कारण है पर्यावरण समस्या का। तो ये तीनों ऑप्शन जो है रॉन्ग है, ये पर्यावरण समस्या का कारण है। अब वन अपरोपण वन समस्या का कारण पर्यावरण समस्या का कारण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में कालावधि घटित क्रमिक परिवर्तन को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जननांकी विभव। और जननांकी विभव क्या है इसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसका 4 पार्ट होते हैं, 1, 2, 3 और 4। अब मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, दोनों 4 पार्ट में 2-2 सेक्शन होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला सेक्शन होता है कि मृत्यु दर ऊँच होता है और जन्म दर डाउन होता है, और इसी का ठीक विपरीत होता है मृत्यु दर डाउन होता है और जन्म दर ऊँच होता है।
ये तो आपको पता होगा। ये दोनों विपरीत है, यहाँ बिल्कुल समान होता है, मृत्यु दर और जन्म दर बिल्कुल समान रहता है, और इसमें मृत्यु दर हाई लेवल पर रहता है, उच्च लेवल पर रहता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, द बी इज द राइट आंसर। अगर मैं जननांगी विभव आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा, आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, जिस टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है वो भी कमेंट बॉक्स में लिख कर सेंड कर दीजिए, मैं उसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और सबसे बड़ी बात है, आपके मन में जो डाउट हो रहा होगा मैं बता दिया सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए, तो जो ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट है बिल्कुल आप उस कमेंट बॉक्स में लिख कर सेंड कर दीजिए, मैं बिल्कुल उसी का क्लास लेकर आऊँगा, ये नहीं कि अलग सब्जेक्ट लेकर आऊँगा। हालांकि मेरा काम है कि हम हर एक टॉपिक से वीडियो बनाऊँ, ताकि आप लोग, मान लीजिए कोई स्टूडेंट हिस्ट्री जियोग्राफी से ग्रेजुएशन किया है, कोई सिविल्स और जियोग्राफी से किया है, तो उसके लिए तो हेल्पफुल नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो सारा जो सेक्शन है यहाँ पे हमारा चला उचित है, ताकि सभी बच्चों के लिए लाभ हो सके। ओके फ्रेंड्स, और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि आप PDF फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपना सब्जेक्ट नेम लिख दीजिए। एग्जाम से 30 दिन पहले आपको PDF फ्री में मिल जाएगा। अभी UGC नेट का जो परीक्षा हुआ था अगस्त में, बच्चों को मैंने PDF फ्री में प्रोवाइड करा दिया है। ओके फ्रेंड्स, और सबसे बड़ी बात है कि आप CTET की तैयारी कर रहे हैं तो अभी पेपर हुआ नहीं है, और आप मनोविज्ञान के PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जाइए। टेलीग्राम चैनल पर जाने के बाद से DH टीचर अकेडमी, DH स्पेस टीचर अकेडमी लिख कर सर्च करेंगे तो हमारा वहाँ पर चैनल आ जाएगा, और बिल्कुल आप वहाँ पर फ्री में PDF मनोविज्ञान का प्राप्त कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और सोशलॉजी से जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो NCERT की बुक पूरा वहाँ पर अपलोड कर दिया गया है, आप वहाँ से सोशलॉजी का NCERT का बुक भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले चैनल DH टीचर अकेडमी पे वीडियो देखने, तो वीडियो के नीचे रेड कलर में लिखा है, यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद से टेलीग्राम चैनल में जाइए, टेलीग्राम चैनल में जाने के बाद वहाँ पे सर्च कीजिए DH टीचर अकेडमी, वहाँ पे भी, और वहाँ पे मेरा चैनल आ जाएगा, उसको आप वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं, सारा PDF वहाँ पे इंक्लूड है, आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रति इकाई कृत्रिम भूमि के सौंदर्य में व्यक्त जनसंख्या को कहा जाता है, तो इसका कहा जाता है कायमिक घनत्व। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो कायमिक घनत्व बराबर क्या होता है आपको पता होगा, टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल एग्रीकल्चर एरिया, ये होता है आपका फार्मूला। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ये हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी वेरी, इसको याद कर लीजिए। अगर कायमिक घनत्व बराबर होता है टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल एग्रीकल्चर एरिया। ओके फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, विश्व में गेहूं के बृहत्तम उत्पादन एवं निर्यातक देश क्रमशः हैं, तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो गेहूं उत्पादन में चीन पहले स्थान पर है, और दूसरा स्थान पर भारत है। ओके फ्रेंड्स, और तीसरे स्थान पर अमेरिका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और सबसे ज़्यादा जो उत्पादन और निर्यातक देश है, सबसे निर्यातक देश है, उत्पादन में चीन है और निर्यातक में अमेरिका है। ऑस्ट्रेलिया भी निर्यातक देश है। अगर यहाँ पे आपका उत्पादन हटा दिया जाए तो इसका होगा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बट यहाँ पे उत्पादन दिया हुआ तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, तो जो गेहूँ उत्पादन के जो स्थान है भारत का विश्व में, वो दूसरा स्थान है, पहले पे चीन है और तीसरे पे अमेरिका है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स यहाँ पर विश्व में चावल के बृहत्तम उत्पादन एवं निर्यातक देश क्रमशः हैं, तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, चीन और भारत। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चावल के क्षेत्र में सबसे पहला शीर्ष पे है चीन, दूसरे स्थान पे भारत है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे चावल के भी क्षेत्र में जो चीन है पहला स्थान पर है और भारत दूसरा स्थान पर है। गेहूं के स्थान पे भी भारत जो है दूसरा स्थान पर है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, और सबसे ज़्यादा जो आयात है, जो चावल का आयात निर्यात किया जाता है, सबसे ज़्यादा निर्यात इंडोनेशिया देश जो है, विश्व में सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया चावल का निर्यात करता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया। निर्यात की बात करें चावल निर्यात में, तो इंडोनेशिया सबसे शीर्ष पे पहला स्थान है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, कहवा ब्राज़ील बिल्कुल होता है, कपास मिस्र ये तो नहीं होता। आगे देख लेते हैं, चाय श्रीलंका होता है और रबर मलेशिया होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये कपास जो है चीन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, सबसे मैं बताना चाहूँ मिस्र में नहीं होता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो कपास के बारे में बात कर रहा हूँ, कपास में चीन सबसे नंबर पहला स्थान पे है, दूसरा स्थान पर जो है कपास के क्षेत्र में अमेरिका है, तीसरा स्थान पर भूतपूर्व सोवियत रूस है, तीसरा स्थान पर क्या है सोवियत रूस है, और चौथे स्थान पर भारत का नाम आता है, चौथे स्थान पर भारत का नाम आता है कपास में। ओके फ्रेंड्स, तो मैं एक बार और बता देना चाहता हूँ, पहले स्थान पर चीन है, दूसरे पर अमेरिका है, और तीसरे पर भूतपूर्व सोवियत रूस है, और तीसरे पर भारत देश, चौथे पर भारत देश है। ओके फ्रेंड्स, तब
जो युग्म सही नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, बाकी सब ये कहवा जो है ब्राज़ील में होता है, चाय श्रीलंका में होता है और रबर मलेशिया में होता है। और एक और बात बताना चाहता हूँ कि जो चीन है चाय के उत्पादन में सबसे शीर्ष स्थान पे है, पहला स्थान पे है, ये भी ध्यान रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और रबर के सबसे उत्पादन क्षेत्र में जो है थाईलैंड जो है सबसे पहला स्थान पे है। थाईलैंड जो है रबर के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उत्पादन क्षेत्र में है। मलेशिया तो रबर उत्पादन करता है लेकिन सबसे शीर्ष स्थान पर होता है थाईलैंड, रबर के क्षेत्र में सबसे शीर्ष स्थान पर थाईलैंड है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो यहाँ पे आपको देखा मैग्नीज वैगन में पाया जाता है, तामा वेनेजुएला, देखिए ये गड़बड़ हो गया है। तामा जो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, चिली में, चिली में सबसे ज़्यादा तामा पाया जाता है। और वेनेजुएला में क्या होता है, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा, पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा क्या वेनेजुएला में पाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तामा चिली में पाया जाता है और वेनेजुएला में पेट्रोलियम पाया जाता है। तो ये क्या है, सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं विश्व में लुगदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कागज़ के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला लुगदी के क्षेत्र में अमेरिका सबसे नंबर 1 पे है। और अखबारी कागज़ जो पेपर बोलते हैं, न्यूज़पेपर, जैसे अखबारी कागज़ के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला कनाडा है। कनाडा सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे है अखबारी के क्षेत्र में उत्पादन करने वाला। और कागज़ और लुगदी उत्पादन करने में सबसे शीर्ष स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के लिए सही नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पर्यावरण सहायक परिकरण वितरण, देखिए यहाँ पर दूसरा ऑप्शन ही सही हो गया क्योंकि यहाँ निगेटिव पूछ रहा है और ये निगेटिव बिल्कुल है। परिकरण वितरण क्या है, इसमें आपको ये नवीकरण और चिरस्थायी दोनों पाया जाता है। इसमें क्या होता है, दोनों इंक्लूड है, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इस जो है वैकल्पिक शुद्धता का अवरोध नहीं स्रोत नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों अलग अलग है, नवीकरण और चिरस्थायी अलग अलग हैं और ये दोनों परिकरण वितरण में पाए जाते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगर मैं आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, बिल्कुल आप वहाँ से जाकर प्राप्त कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं जो क्वेश्चन है भारतीय परमाणुक समय लिया जाता है, तो भारतीय परमाणुक समय कहाँ लिया जाता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। और आपको पता होगा कि 82 डिग्री आपका उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से नैनी मिर्जापुर होकर जो रेखा गुजरती है उसको ही बोलते हैं भारतीय परमाणुक मानक रेखा बोलते हैं, 82.5 डिग्री से होकर गुजरती है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं जो यहाँ पे तुंगभद्रा परियोजना सिंचाई सुविधा एवं जल विद्युत प्रदान करती है। तो फ्रेंड्स तुंगभद्रा जो नदी है ये कर्नाटका में पाई जाती है और ये परियोजना बिल्कुल उसी में बना हुआ है। तो ये जो है जो सिंचाई सुविधा और जल विद्युत प्रदान करती है तो ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक को प्रदान करती है, लाभान्वित करती है, 2 राज्यों को, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक को। आई होप आपको समझ में आ गया। तो ए इज द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतवर्ष के किस प्रदेश में कोयला का सर्वाधिक सुरक्षित भंडार है। यहाँ पे आपको पता होगा सुरक्षित भंडार है, तो इसका सही आंसर तमिलनाडु, डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको बता देना चाहता हूँ कि यह जो कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला जो राज्य है तमिलनाडु है। यहाँ पे जो है ग्रेनाइट प्रकार की यहाँ पे पाई जाती है। यहाँ पे जितने कोयले होते हैं लिग्नाइट प्रकार के होते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी कोयले होते हैं लिग्नाइट प्रकार के होते हैं, लिग्नाइट प्रकार के। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कोयले का प्रकार पर होता है 2.4 लाख करोड़ यहाँ पे पूरा सुरक्षित भंडार रखा गया है तमिलनाडु में कोयले का। और यहाँ पे जो कोयले का प्रकार होता है वहाँ पे लिग्नाइट होता है, लिग्नाइट होता है, लिग्नाइट प्रकार का यहाँ पे कोयला पाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है देखिए 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लक्षीय नगरों की संख्या है। तो 1991 के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे 2001 के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो 2001 के बारे में मैं बताऊँगा 2001 में 10 लक्षीय जो नगरों की संख्या थी कितनी थी, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ 1991 में ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 23 थी। और 2001 में इसका जनसंख्या गणना किया गया तो वहाँ पे बढ़कर 35 हो गया था। 10 लक्षीय नगरों की संख्या 35 हो गया था 2001 में। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन बैलाडीला। तो फ्रेंड्स आप देखते हैं बैलाडीला उत्पादन से संबंधित है। यहाँ पर देख सकते हैं बैलाडीला उत्पादन से संबंधित है। तो बैलाडीला क्या है, एक शहर का नाम है जो छत्तीसगढ़ में है। और यहाँ पे क्या पाया जाता है, लौह अयस्क पाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ के बाद से जो लौह अयस्क पाया जाता है वो होता है गोवा में, दूसरे स्थान पे गोवा है।
भारत का दूसरा राज्य गोवा है, पहला छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में बलाडीला एक शहर है जहाँ पर लौह अयस्क सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और यहाँ पे आपको बता दें तो सबसे ज़्यादा जो लौह अयस्क है छत्तीसगढ़ में ही पाया जाता है, दूसरे स्थान पर गोवा है। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपको बता दें तो यूपीएससी में, उत्तर प्रदेश पीएससी में पूछा, यूपीएससी में पूछा गया था। ओके फ्रेंड्स, यूपीएससी में पूछा गया था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है यूपीएससी में। हो सके कि आपको टीजीटी पीजीटी में ज्योग्राफी से आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो बेलाडीला है ये छत्तीसगढ़ में है। ऐसे पूछ देता है कि बेलाडीला क्या है तो आप लोग सस्पेंस में हो जाएंगे कि बेलाडीला होता क्या है। तो ये एक शहर का नाम है जो छत्तीसगढ़ में है और यहाँ पर लौह अयस्क पाया जाता है। और छत्तीसगढ़ सबसे प्रथम शीर्ष स्थान पे है जो लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र में है, उस दूसरा स्थान पे गोवा है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर निम्नलिखित नगरों में कौन सा भारत का पीटर्सबर्ग कहा जाता है। तो फ्रेंड्स पीटर्सबर्ग क्या है तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये अमेरिका का एक शहर है जहाँ पे क्या होता है, लौह अयस्क सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। लौह अयस्क सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है, जमशेदपुर में। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित नगरों में कौन सा भारत का पीटर्सबर्ग का, तो जमशेदपुर को भारत का पीटर्सबर्ग कहा जाता है। और पीटर्सबर्ग क्या है, एक अमेरिका का शहर है जहाँ लौह अयस्क सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, कालीन उत्पादन में किस देश के बाद भारत का द्वितीय स्थान है। तो फ्रेंड्स दूसरा स्थान पर भारत है। तो कालीन उत्पादन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए कालीन उत्पादन में किस देश के बाद भारत का द्वितीय स्थान है। तो पहला स्थान पर आपका कालीन उत्पादन में ईरान है। ये ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पहला स्थान पर ईरान है कालीन उत्पादन में। ओके फ्रेंड्स, और दूसरा स्थान पर भारत है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सबसे इजी क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे देख सकते हैं, सौर परिवार का विशालतम या बड़ा ग्रह कह सकते हैं, बड़ा ग्रह कौन सा है तो बृहस्पति, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आपको ये तो सबसे इजी क्वेश्चन आपको पता होगा, तो सी इज द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं सही नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको बार बार एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो यहाँ पे हरित क्रांति खाद्यान्न उद्योग उत्पादन, ये बिल्कुल सही है। नीली क्रांति मछली उत्पादन, बिल्कुल सही है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन, बिल्कुल सही है। पीली क्रांति इस्पात उत्पादन, ये बिल्कुल रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे निगेटिव पूछा है क्योंकि पीली क्रांति किससे संबंधित है, तेलहन, सरसों से आपको संबंधित है पीली क्रांति। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये इस्पात उत्पादन नहीं होगा। पीली क्रांति क्या होता है, सरसों उत्पादन है, तिलहन से। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कतिपय अस्थल क्षेत्रों के समायोजन हेतु कुछ विचलनों के साथ अनुसरण करती है। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन नंबर ए। ये जो अनुसरण करती है कतिपय रेखा स्थल क्षेत्रों में, तो 180 डिग्री देशांतर है। आपको बता देना चाहता हूँ, वाशिंगटन के इंटरनेशनल मेरियन में 180 योगांतर तिथि, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इसके नाम से जाना जाता है। ये कतिपय रेखा जो स्थल है ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा नाम इसका है योमांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर सबसे सिंपल क्वेश्चन, ये आपको पता होगा, प्रधान यमांतर रेखा किसे कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में, 0 डिग्री को कहते हैं। अभी मैंने आपको 180 पे बताया था। जो यमांतर जो रेखा कहा जाता है ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। दूसरा नाम उसको होता है 180 डिग्री का यमांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो यहाँ पे जो प्रधान रेखा प्रधान यमांतर कहते हैं, तो 0 देशांतर को कहते हैं। आई होप आपको समझ। फ्रेंड्स इस पर बहुत शॉर्ट वीडियो में बनाऊंगा ताकि आपको देशांतर समझ में आ जाएगा, और कहाँ से कैसे एक दूसरे रेखा की दूरी कितनी होती है, कैसे नापा जाता है, और कैसे मतलब कि आपको पता चलेगा कि ये रेखा कहाँ से कहाँ तक जाती है। और देशांतर की जो बात कहा जाता है, कौन तरह अंतर्राष्ट्रीय रेखा है, कहाँ से मानक रेखा लिया जाता है, तो ये आपको मैं बता दूंगा कि कौन विषुवत रेखा का नीचे है, कौन कर्क रेखा के ऊपर है। तो यहाँ से एक शॉर्ट वीडियो लेकर आऊँगा, बिल्कुल मैप की तरह से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। वहाँ पे आप बिल्कुल समझ जाएंगे। तो शॉर्ट वीडियो होगा, बिल्कुल 6 से 7 मिनट का होगा, आप बिल्कुल समझ लेंगे। उसमें आपको समझाने की कोई जरूरत नहीं हो, क्योंकि आप एक जीनियसमैन हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, बीएड किए हुए हैं, तो आप एक जीनियसमैन हैं, आपको बिल्कुल वहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जरूरत होगा तो मैं वीडियो बना दूँगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। तो फ्रेंड्स चलते चलते मैं बता देना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन जितने भी लिए गए थे सिलेक्टेड क्वेश्चन थे, और अगला वीडियो में आप लोगों के मैं क्वेश्चन का मतलब कि आंसर का इंतजार करूंगा कि अगला वीडियो जो मैं लेकर आने वाला हूं तो क्या आप लोग उससे सहमत होंगे कि नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ इंटरटेनमेंट कर लेते हैं। फ्रेंड्स कुछ लोग बोलते हैं कि स्टडी में लव का होना ज़रूरी है, बट सभी की ज़िंदगी में लव दस्तक देती है, लेकिन कुछ लोग ज़िंदगी में लव को ही अपना ज़िंदगी बना लेते हैं और कुछ जीने के लिए लव कर लेते हैं।
तो क्या ये बात सही है? क्योंकि हमारे मन में डाउट है और ये मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग जीनियस मैन हैं। और कमेंट बॉक्स में आप लिख कर सेंड कर सकते हैं कि क्या स्टडी के लिए लव परफेक्ट है या परफेक्ट स्टडी के लिए परफेक्ट नहीं है। लव जो है स्टडी के लिए परफेक्ट है या लव जो है स्टडी के लिए परफेक्ट नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि स्टडी के साथ साथ लव का होना बहुत परफेक्ट तरीके से माना जाता है, क्योंकि कुछ लोग लव के सहारे ज़िंदगी अपनी करियर को बना लेते हैं और कुछ लोग बोलते हैं कि जीने के लिए ही लव कर बैठते हैं, जो अब उनकी ज़िंदगी ही लव होती है। तो क्या इस बात से आप लोग सहमत हैं? तो हमें उम्मीद है कि आप एक जीनियस मैन हैं और बिल्कुल इसका आंसर आपके पास होगा और आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें सर्टिफाई कर सकते हैं, चाहे वो गर्ल हो चाहे बॉय हो। मैं सभी के लिए एक समान यहाँ पर बोल रहा हूँ। और आपको समझ में आ रहा हो तो सेंड कीजिए, प्रेशर नहीं है। समझ में नहीं आता होगा तो कुछ मत लेकर सेंड कीजिए। उल्टा सीधा लिखने से आप लोग की मतलब कि जो तोहिनती होती है, क्योंकि हमारा क्या जाता है, कमेंट बॉक्स में आप सेंड करेंगे तो आपकी नेचर क्या होगा, दूसरा बच्चा जब आपका कमेंट पढ़ेगा तो बोलेगा कि आपकी नेचर कितना गलत है। तो कमेंट बॉक्स में हमें उम्मीद है कि आप प्यारा सा कमेंट लिख कर सेंड करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग अपना व्हाट्सअप नंबर PDF प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में मत लिखिए, क्योंकि बड़े बड़े हैंकर ऐसे होते हैं जो यूट्यूबर चैनल को हैक कर लेते हैं, बट आप लोगों का एकदम थोड़ा सा डाटा वो लिख पाएंगे तो आपको भी हैक कर लेंगे, आपकी पूरी लाइफ हैक कर डालेंगे। तो आप लोग बिल्कुल व्हाट्सअप नंबर मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड मत कीजिए। आपको फ्री में PDF देना होगा, बहुत सारे कम्युनिकेशन के क्षेत्र है, मैं आपके पास पहुंचा दूंगा। जैसे भी मैं वीडियो बनाकर पहुंचा दूंगा, आप यहां से डाउनलोड कर लीजिए बिल्कुल फ्री में, तो आपको वहां से मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आप टेलीग्राम नहीं चैनल यूज़ कर रहे हैं तो आप वहाँ से टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से और वहाँ पर आप लॉगिन हो जाइए। मैं जितने भी PDF डालने की कोशिश करूँगा टेलीग्राम पर करूँगा, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आपको व्हाट्सअप नंबर देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वॉचिंग फॉर वीडियो। जय हिंद।